हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अपन कंसेप्ट्स। तो आज हम देखने वाले हैं रोल्ट लॉ एंड इट्स डिटर्मिनेशन। तो आइए हम देखते हैं रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या होता है? तो रोल्स लॉ कहता है, रोल्स लॉ स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मतलब कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। और रॉल्ट लॉ कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो प्योर वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो देखिए नीचे यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ डेट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके प्योर वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, अब ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में उसके सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स और उसके सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल का एक रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं रॉल्ट लॉ को, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X एंड दूसरा लॉ कहता है कि जो P होता है वो P नॉट और X के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जहाँ पे P होता है पार्शियल वेपर प्रेशर और P नॉट होता है प्योर वेपर प्रेशर और यहाँ पे हमारा X होता है मोल फ्रैक्शन। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए अब हम देखते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर और प्योर वेपर प्रेशर क्या होता है और रॉल्ट लॉ को डिटर्मिनेट करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको डिटर्मिनेट करते हैं और समझते हैं। लेट्स कंसीडर ए सॉल्यूशन अप टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। तो यहाँ पे दो कंटेनर है जिसमें एक में दोनों में वोलेटाइल लिक्विड फिल किया हुआ और ये कंटेनर क्लोज है। अब वोलेटाइल लिक्विड का नेचर होता है कि वो इवोपरेट होती है एट रूम टेम्परेचर, या मतलब उसको थोड़ा भी टेम्परेचर मिले तो लिक्विड इवोपरेट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कंटेनर क्लोज है तो ये लिक्विड इन्वायरमेंट में नहीं जा पा रहे हैं, बस इसके वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो एक ये कंटेनर है जिसमें वोलेटाइल लिक्विड ए है हमारा, और जो दूसरा कंटेनर है उसमें हमारा वोलेटाइल लिक्विड बी है। अब ये लिक्विड क्या करेंगे, लिक्विड के कंपोनेंट जो हैं वो इसके वॉल पे प्रेशर लगाएंगे ऊपर की तरह। जो ये बी लिक्विड है इसमें इसके जो कंपोनेंट है बी कंपोनेंट वो लगाएंगे प्रेशर ऊपर की तरह, और इसको हम मिला के एक सॉल्यूशन बना देते हैं, मतलब दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में इनके सॉल्यूशन में लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों हैं, तो जिसके कारण इसके वॉल पे लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों के कंपोनेंट मिलके यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, तो हेयर वी हैव ए सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल एंड कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड एंड बी। और हाँ, ये वोलेटाइल लिक्विड के साथ साथ मिसिबल भी होने चाहिए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो प्योर वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो ये पी है ये पार्शियल वेपर प्रेशर है और पी नॉट हो गया प्योर वेपर प्रेशर और एक्स हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट ए ऑन कंटेनर इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जो ए होगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन में ए और बी दोनों है, तो जो ए कंपोनेंट द्वारा सॉल्यूशन
के ये सॉल्यूशन वाले कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर लगेंगे उसको हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट ए। इसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ए या लिक्विड बी है तो इसको हम बोलेंगे प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसको हम पी नोट से लिखेंगे और यहाँ पे हम सीधे पी से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट ए ऑन कंटेनर इन सॉल्यूशन के अंदर, तो ये पी हो जाए, पी ए हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट बी ऑन कंटेनर इन सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा पी बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्योर प्रेशर या प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू पी नॉट ए, मतलब ये इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये इसको हम प्योर बोल सकते हैं। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल टू पी नॉट बी। ओके, आई होप यहाँ तक आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं रॉल्ट लॉ के फर्स्ट स्टेटमेंट, जो कहता है कि रॉल्ट लॉ स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन का, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन का हमने क्या देखा था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम ये कंपोनेंट का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट ए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या आएंगे, ए और बी दोनों आएंगे, और ये क्या आएगा सॉल्यूट का मोल, तो ये ए आएगा, ठीक है। और उसी तरह हम बी का मोल फ्रैक्शन देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हाँ वही चीज़ देख सकते हैं, एक्स ए क्या है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, और ये एक्स बी भी वही हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एन ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, और एन बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। और और हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो उनका जितने भी लिक्विड, अगर मान लो हम 3 लिक्विड मिलाते हैं, लिक्विड ए बी सी या 4 मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं, या 5 जितने भी लेते हैं, तो उन सब का इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन जो होगा उनका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको ऐड होगा ना, वो एक के बराबर होते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 लिक्विड लिए हैं तो दोनों का जो मोल का जो एडिशन होगा ना वो एक के बराबर होगा, ठीक है। ओके, तो हम इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माने थे ना रॉल्ट लॉ के फर्स्ट स्टेटमेंट को, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो ये क्या बोलते हैं, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है के, ठीक है। तो पी इक्वल टू हो जाएगा के एक्स, के यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। नाउ अब हम यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट का निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के और इनटू और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का, ठीक है। एंड हम पी बी के निकाले तो यहाँ पे के इंटू बी एक्स बी हो जाएगा, मतलब बी कंपोनेंट के लिए। यहाँ पे तो ये मतलब ये इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी होगा, जहाँ पे कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम यहाँ पे के लगाएंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी बराबर 0 है, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन में तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा फिर, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे ये एन बी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा 0, ठीक है। इफ़ एन बी एंड एक्स बी इक्वल टू 0,
अगर हम यहाँ एन बी जीरो मानते हैं तो एक्स भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर जीरो हो गए तो इन इक्वेशन 4 में हम इनका वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 4 क्या है हमारा, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं इनका वैल्यू। अगर यहाँ पे एन बी और एक्स बी ज़ीरो हो रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ए कितना होगा, यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्स ए इक्वल टू हमारा मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का 1 हो गया। तो अब इसको हम रखेंगे इक्वेशन 4 में, जो हमारा इक्वेशन 4 है यहाँ पे पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, जहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन हट के हमारा के कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख दिए पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स है, सॉरी पी ए इक्वल टू के, और यहाँ पे एक्स एक जगह एक्स ए के जगह पे हम एक रख दिए, ठीक है। बराबर इसके बराबर में क्या आएगा, के इक्वल टू पी ए हो जाएगा, पी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। के ए इक्वल टू पी ए हो गया, जहाँ पे पी ए बराबर होता है पी नॉट ए के, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन 4 में यहाँ पे के जगह पे पी नॉट ए को हम पुट करेंगे, तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए हमारा हो जाएगा। अब हम फिर से बात करेंगे रोल्ट लॉ के सेकंड स्टेटमेंट का, जो होता है P इक्वल टू पी नॉट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आगे। अब रोल्ट लॉ के सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि P इक्वल टू बोलता है P इक्वल टू पी नॉट एक्स, जहाँ पे पी नॉट हो गया प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, एक्स हो गया मोल फ्रैक्शन, एंड पी हो गया प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट ए का हम पार्शियल वेपर प्रेशर निकालें तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये हमारा बी कंपोनेंट का हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे आया पी ए इक्वल टू पी नॉट और पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मतलब कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू प्योर प्योर वेपर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इंटू डेट मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, तो ये हमारा राउल्ट लॉ का सेकंड स्टेटमेंट, ये मतलब फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट से हम सेकंड स्टेटमेंट को रिलेट कर दिए, ठीक है। अब इसके साथ ही एक हमारा छोटा सा टॉपिक आता है जो कि डाल्टन लॉ, ठीक है। अब डाल्टन लॉ क्या कहता है, द टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये बोलता है कि जो पी टोटल होता है वो पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी के एड के बराबर होता है, ठीक है। पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी वी, ठीक है। तो पी टोटल को हम पी टी लिख सकते हैं, और पी ए यहाँ पे पी ए का वैल्यू है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, और पी बी का वैल्यू है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये डॉल्ट लॉ से आया है यहाँ पे, ठीक है। ये डॉल्टन का लॉ बोलता है कि ये बोलता है जो पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ पी टी क्या है, और ये जो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट जो भी यहाँ पे है वो है क्या, ठीक है। अब आता है यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ रोल्ट लॉ। रोल्ट लॉ का लिमिटेशन क्या है, तो रोल्ट लॉ इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए नहीं हो पाता है, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन सॉल्यूट डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। हाँ, ये तभी संभव है जब भी कोई मतलब सॉल्यूशन है वो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन, और ये सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है कि ये सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही लिमिटेशन होता है,
लिमिट होता है, ठीक है, लिमिटेड होता है। बाकी ये किसी सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करता है। ओके, आई होप आपको ये रोल्ट लॉ और इसका डेरिवेटिव समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, ताकि हम इसके कैलकुलेशन और डेरिवेशन पे अच्छे से एक और वीडियो ला सकें। लेकिन यहाँ तक जितना हो सके उतना मैंने आपको समझाने की प्रयास किया है, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।